ओके गाइस, स्टेज 2 फिटनेस ओरिएंटेशन मॉड्यूल 6 का स्टेज 2 क्या होता है। जब आप किसी क्लाइंट को अपने पास एनरोल कर लेते हो, वो एनरोल हो जाता है, तो यार एनरोलमेंट के बाद अब वो आपका क्लाइंट बन चुका है। अब आपको उसकी केयर करनी है, आपको ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ करना है। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो होंगी? सबसे पहले जो हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म आपने भरवाया था, उस हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। क्या ये सर आपका जो हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म है उसे डिस्कस करें। हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म में सबसे पहले उसका नाम, नंबर, एज, ये सब कुछ आ गया। फिर उससे पूछा जाता है कि कोई भी, उसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर उसने किसी पे टिक किया, लेट्स से एग्जांपल उसको डायबिटीज़ है, तो उसने डायबिटीज़ पे टिक कर दी, तो यू कैन सी सर आपको डायबिटीज़ है, ओके, तो कब से है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, आपको दोनों का डायबिटीज़ का पता है। टाइप 1 कौन सी होती है? जो बचपन से हुई होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 2 जो लाइफस्टाइल से होती है, वो कहता है जी टाइप 2। ओके सर, सो बेसिकली मतलब आपको भी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ हुई, और कब से है, कितनी है, थोड़ा आइडिया ले लिया। आपको पता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कभी भी जिम में अपनी इंसुलिन की गोली खा के नहीं आनी चाहिए, है ना। उसको अपनी इंसुलिन की दवाई 1.5 घंटा पहले या 1.5 घंटा बाद में लेनी है। तो आप उसको सजेस्ट कर दोगे सर ये तरीका है, आपको जब भी जिम में आओ, पहली चीज़ आपको दवाई 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले खानी है या बाद में खानी है, ठीक है। दूसरा, आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए कि जस्ट इन केस अगर आपकी एनर्जी लेवल लो होती है तो आपकी एनर्जी लेवल वापस, ग्लूकोज लेवल वापस आए, तो कुछ ना कुछ आप खाने के लिए ज़रूर लेके आइए। सिंपल। ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन उसमें लिखी होती हैं। जो भी वो कंडीशन को टिक करता है, आप वो कंडीशन उसके साथ डिस्कस करते हो और देखते हो कि कितनी सीवियर है, हल्की है, सीवियर है। किसी को जस्ट इन केस मान लो कोई फ्रैक्चर हुआ था, वो बोलता है ये मेरा कंधा ठीक से काम नहीं करता, फ्रैक्चर था, तो आपको पता लग गया यार जब भी मैं इसको ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें कंधा इन्वॉल्व है तो मुझे ध्यान से देना है, या लाइट एक्सरसाइज देनी है, कंधा स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि डे 1 को बिना, अगर आपको पता नहीं है उसको इंजरी है, आप डे 1 उसको बोल दो ऐसी एक्सरसाइज करने को, भैया डंबल प्रेस करने हैं 10 kg ले ले शुरू हो, उसको इंजरी हो जाएगी। तो हम लोग उससे इंजरी से बच सकते हैं। ये सब डिस्कस करके इसको बोला जाता है हेल्थ असेसमेंट। उसकी हेल्थ का असेसमेंट ले रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ असेसमेंट हम ले एज ए ट्रेनर डिसाइड करना है कि सर आप फिट है ट्रेनिंग के लिए, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। नहीं सर, आपको ये कंडीशन मेरे को ऐसी लग रही है कि डॉक्टर से क्लियरेंस चाहिए, तो आप डॉक्टर से एक बार क्लियरेंस ले आओ और फिर हम आपको वर्कआउट कराएंगे, ठीक है। ये छोटा सा एक काम है जो डिस्कशन बेस पे वहीं बैठ के किया जाता है, हेल्थ असेसमेंट। सो स्टेज 2 में आपने हेल्थ असेसमेंट कर लिया, लेट अस से कि ही इज़ फिट टू वर्कआउट। तो आइए सर आपका वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो वर्कआउट करने से पहले मैं आपका ना हेल्थ स्टेटस जानना चाहता हूँ कि आपकी फिटनेस लेवल क्या है। आप पहले एक्सरसाइज करते थे, नहीं करते थे, कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। तो फिटनेस लेवल जानने के लिए फिटनेस टेस्ट होते हैं, वो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं। फिटनेस टेस्ट, हमारी हेल्थ अगर हमें देखना है या फिटनेस देखनी है तो किस पे देखी जाती है, कितने कंपोनेंट्स हैं हमारी फिटनेस के। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स जिन पे हम फिटनेस को देखते हैं। पहला इस कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, कि आपका हार्ट और लंग्स, आप मेनली हार्ट, कार्डियो मीन्स मेनली हार्ट, आपका हार्ट कितना फिट है। और वो कैसे पता चलता है? जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, उससे। सेकंड, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल में ताकत कितनी है, कितना वेट उठा सकता है, स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, ये पता चलता है कितना हैवी वेट आप उठा सकते हो। थर्ड, मस्कुलर एंड्योरेंस, कि आपका मसल कितनी देर तक काम कर सकता है, मसल कितनी देर तक काम करता है बिना थके, दैट इज एंड्योरेंस। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जो जॉइंट्स हैं, रेंज ऑफ मोशन कितना अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, कितनी है, वो देखी जाती है। एंड फिफ्थ इज बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपकी कुछ मेजरमेंट्स, आपका कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसी है। जैसे हार्ट रेट मेजर किया जाता है, कितना होना चाहिए, 60 to 80 के बीच में होना चाहिए, दैट इज़ गुड। तो 60 to 80 में क्या हार्ट रेट आ रहा है, जितना 60s की तरफ है उतना अच्छा है। बीपी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 80-120 होता है एक ब्लड प्रेशर का रेंज, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस की जाती है। जैसे वेट कितना है,
हाइट कितनी है और वेट कितना है। तो हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, क्या वो रेंज में है या ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपका हिप वेस्ट रेशियो, आपका वेस्ट और हिप की रेशियो देखी जाती है कि हिप ज़्यादा है या वेस्ट ज़्यादा है। अगर वेस्ट ज़्यादा है मतलब मोटापा ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट गुड। अगर हिप ज़्यादा है दैट इज़ गुड। तो ये कुछ कैलकुलेशंस के साथ हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं जो बताती है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है। ये ज़्यादातर मेजरमेंट्स वाले हैं, ये बैठ के मेजरमेंट्स वाले सारे टेस्ट होते हैं, आप मेजरमेंट करके लेते हैं। बाकी ये जितने टेस्ट हैं वो हमें उनको वर्कआउट करवा के लेने होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिटनेस टेस्टिंग में कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट, 2 तरह के टेस्ट हम लोग क्लाइंट से ले सकते हैं। पहला है ट्रेडमिल वॉक टेस्ट। ट्रेडमिल वॉक टेस्ट क्या बताता है, ट्रेडमिल के ऊपर उनको 8 मिनट तक चलना होता है कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो हमें डिसाइड करनी है कि हम उनको कितनी स्पीड है और वो कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। टेस्ट बोलता है कि उस इंसान को पहले आप 1 to 10 RPE समझाइए। RPE मतलब कि जो उनको एग्जर्शन, जो उनका एफर्ट लग रहा है उसको नंबरिंग देना आए, उसको नंबर दीजिए। तो 1 का मतलब डूइंग नथिंग एट ऑल, सिटिंग इन द चेयर, जैसे भी आप बैठे हो, सिर्फ बैठ के सुन रहे हो, तो ये आपका क्या लेवल है 1। बट जब आप हाईएस्ट वर्कआउट करते हो, पूरा जोर लगा के पूरा वर्कआउट चल रहा होता है, दैट इज 10। जब आप वॉकिंग कर रहे हो 2 या 3, जॉगिंग कर रहे हो 5, 6, तेज रनिंग कर रहे हो 8, बहुत तेज कर रहे हो 9, 10, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, जितना आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो उसको उतना हाई नंबर देना है, और जितना कम एफर्ट लग रहा है उसको कम नंबर देना है। तो जनरली 1, 2, 3 होता है वेरी इजी, 4, 5 इजी, 6, 7 मॉडरेट, 7, 8 हाई, मतलब 8 के आसपास 8, 9 हाई में आ गया, 9 और 10 इज़ वेरी हाई, ठीक है। ये नंबर्स उनको पहले समझाने हैं कि सर दीज आर RPE, कि आपको कितना एग्जर्शन मिल रहा है, आपने वो नंबर देना है और मुझे बताना है। तो इस टेस्ट में हमें क्लाइंट को 6 to 7 के नंबर पे रखना है, मतलब ना बहुत इजी देना है ना बहुत हार्ड देना है, 6 to 7 मॉडरेट लेवल पे रखना है। तो पहले आप ये नंबर समझाते हो और फिर उनको बोलते हो कि सर ये टोटल 8 मिनट का टेस्ट है, पहले 4 मिनट के अंदर हम आपको ट्रेडमिल के ऊपर चलाएंगे और ड्यूरिंग दैट 4 मिनट्स हमें ऐसी स्पीड सेट करनी है जिस पे आपका लेवल 6 to 7 तक आ जाए, ठीक है। आपका जो एग्जर्शन लेवल है 6 to 7 तक आ जाए। तो आफ्टर 4 मिनट्स जब वो पूरे 4 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो ट्रेडमिल है उसको 5 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, 5 डिग्री इंक्लाइन पे, उसी स्पीड पे, सेम स्पीड पे वो 5 डिग्री इंक्लाइन पे चलेगा। तो मतलब ज़्यादा एफर्ट लगनी शुरू हो जाएगी ना, पहले सीधा चल रहा था, अब इंक्लाइन पे चलेगा उसी स्पीड पे, तो एफर्ट बढ़ जाती है। इसलिए 6 to 7 रखी जाती है कि एफर्ट बढ़ने के बाद भी मैक्सिमम 7 या 8 तक ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो इस केस में जैसे हम उनको ट्रेडमिल पे चढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट करते ही पहले आप उनको 4 की स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड होती है 4 की, बहुत स्लो स्पीड होती है, आप कहते हैं पहले आप 4 पे चलिए, एंड धीरे धीरे एवरी 30 to 40 सेकेंड्स के बाद आप उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। आप 4 से 4.5 पे लेके आए और उनसे पूछा सर कैसा लग रहा है, एटलीस्ट उनको 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड चलने दो ताकि उनका रिदम बने और उनको पता लगे लाइट है जी, हल्का है, और आपको देख के भी पता चल जाएगा। एज ए ट्रेनर आपको एनालाइज करना भी आना चाहिए कि ये भी ईजी है। आपने और स्पीड बढ़ा दी, 5 तक ले गए, करते करते 5.5 ले गए, सर कैसा लग रहा है, जैसे वो बोले ना हाँ ठीक लग रहा है, मेरे को मॉडरेट लग रहा है चलने में, थोड़ी एफर्ट लग रही है ठीक ठाक, उतनी स्पीड को आप कर दीजिए, सर ये आपकी स्पीड सेट हो गई है, इसी स्पीड में हम पूरा टेस्ट करेंगे। मान लीजिए वो स्पीड है 6 की स्पीड आपने सेट कर दी जिस पे वो चल रहा है। अब अगर वो चलते चलते ट्रेडमिल पे चलते चलते पीछे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, ट्रेडमिल पे अब ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे चलते चलते यहाँ चलते चलते वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि वो उस स्पीड को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो ये ध्यान हमेशा रखना कि कोई इंसान चलते चलते अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो मतलब स्पीड मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आप स्पीड कम कर दो कि सर आपको यहीं पे चलना है, यहीं रहना है, पीछे नहीं जाना, वो आपको स्पीड का पता चल जाएगा। आपने 6 की स्पीड सेट कर दिया, 6 की स्पीड पे वो चल रहे हैं,
जैसे ही 4 मिनट ओवर होते हैं आप इंक्लाइन को ट्रेडमिल को 5% इंक्लाइन कर देते हैं, 5 डिग्री इंक्लाइन। जैसे वो इंक्लाइन होती है वो चलते रहेंगे कंटिन्यूसली और 8 मिनट ख़त्म होते ही आप उनको नीचे उतार लोगे। स्टॉप करेंगे, नीचे उतारेंगे और सबसे पहले उनका क्या लेंगे, हार्ट रेट। ठीक है, क्योंकि कार्डियो आपका हार्ट का कितना इफेक्ट चल रहा है वो कार्डियो आप हार्ट रेट से ही जान सकते हो ना, स्टेमिना। तो उनका हार्ट रेट काउंट होता है कि सर आपका हार्ट रेट क्या है उतरने के बाद। वो हार्ट रेट को हम लोग अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, कितनी स्पीड पे थे उसको नोट डाउन किया जाता है, उनकी एज को, और इन सब चीज़ों को एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले में डाला जाता है। उस फॉर्मूले में डालने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को एक टेबल में चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज। वो टेबल एज के अकॉर्डिंग होता है, मेल और फीमेल का अलग अलग है और एज के अकॉर्डिंग होता है कि इनका जो आंसर आया वो उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल उनका आंसर आया 40, तो आपने 40 देखा और 40 आ रहा है वहाँ पे एवरेज, तो मतलब उनका जो फिटनेस लेवल है दैट इज़ एवरेज, नॉट बैड नहीं है, बहुत गुड नहीं है, एवरेज है। तो ये जो फिटनेस टेस्ट है ये आपको और भी क्या काम आता है कि सर आज डे 1 जब आप हमारे पास आए थे तो आपका फिटनेस लेवल एवरेज 40 आ रहा था। जब आप 1-1.5 महीना उनके साथ एक्सरसाइज कराते हैं और दोबारा उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, दोबारा फिटनेस टेस्ट लीजिए और फिर आप इस रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो। अब उनका आ गया 60 दिखा रहा है, वेरी गुड। तो आपको कहे सर अब देखो कंपेयर करके देखो 1.5 महीने में आपका कार्डियो कितना इंप्रूव कर गया। ठीक है, ये टेस्ट लेने का पर्पस यही होता है, एक हम फिटनेस लेवल जान सकें और दूसरा हम इनको कंपेयर कर सकें कि 1-1.5 महीने ट्रेनिंग के बाद क्या इंप्रूवमेंट आई है वो कंपेयर कर सकें। क्लियर है? तो पहला है ट्रेडमिल वॉक टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपकी बुक के लास्ट के कुछ पेजेस में दिए हुए हैं, फिटनेस डेटाबेस के नाम से। लास्ट में ये टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पे। सो फिटनेस डेटाबेस के नाम से आपका पेज नंबर है 56 लास्ट में, स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे ही बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर का सेकंड टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का सेकंड टेस्ट होता है क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। इसका नाम क्वींस कॉलेज क्यों है? क्योंकि ये क्वींस कॉलेज वालों ने इस टेस्ट को बनाया था, इसको इजाद किया था। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, स्टेप टेस्ट होता है कि एक बेंच दिया जाता है, उस बेंच की हाइट होनी चाहिए 41.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 41.7 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आप 19-20 ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेंच के ऊपर उनको चढ़ना है, उतरना है। तो कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक स्टेप पहले, फिर दूसरा, फिर एक नीचे, फिर दूसरा नीचे, इस तरीके से चढ़ना है और उतरना है। ये टेस्ट 3 मिनट का टेस्ट है, सिर्फ ओनली 3 मिनट्स का। इस टेस्ट के अंदर जैसे पहले वाले टेस्ट में, ट्रेडमिल वॉक टेस्ट में, हमारे पास ट्रेडमिल के ऊपर स्पीड सेट करने का एक पॉइंट होता है कि हम स्पीड को सेट कर लेते हैं कि इसी स्पीड से चल रहा है। बट यहाँ पे ना स्पीड को सेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको बेंच पे चढ़ना है, उतरना है। तो हमें एक स्पीड चाहिए जिस पे उनको चलाना है कि ये इस पर्टिकुलर स्पीड पे ये काम करते रहें। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पीड को हम कैसे सेट करते हैं? एक ऐप आती है मेट्रोनॉम ऐप। इस ऐप के अंदर जैसे आपने 4 स्टेप लेने हैं, इन 4 स्टेप की स्पीड क्या होनी चाहिए उसको बीप के अकॉर्डिंग डाला जाता है। बीप मतलब जैसे बीप चलती है, मैं अभी 1 2 3 बोल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वो चलती है टक 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 टक। वो टक टक के हिसाब से बीट आती है। आपने वो बीट सेट करनी है 96 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 96 बीट्स, मतलब 96 स्टेप होने चाहिए 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 96 बीट आप सेट करोगे और उसको ऑन करोगे तो उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको वो बीट को फॉलो करना है, टक 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 टक। वो बीट को फॉलो करते हुए आपने चढ़ना है और उतरना है। इससे वो स्पीड मेंटेन हो जाती है, जो स्पीड आप चाहते हो वो स्पीड इससे मेंटेन हो जाती है। सो इस स्पीड से 3 मिनट तक आपको बेंच पे चढ़ना है, उतरना है, और जैसे ही 3 मिनट ख़त्म होते हैं स्टॉप किया और उनका हार्ट रेट मेजर किया। अगेन ये जो हार्ट रेट आया, इस हार्ट रेट को
और मेरे ख्याल से एज को, इन दोनों चीज़ों को फॉर्मूले में डाला जाता है। उस फॉर्मूले में डालकर आपका आंसर आएगा और आप आंसर को टेबल जो दिया है उसमें देखेंगे कैसा। हाँ जी जफर। सर वो ऐप कौन सा है जो आपने बताया था? मेट्रोनॉम। मेट्रोनॉम। मेट्रो तो जो स्पेलिंग होता है, नॉम NOME। ओके सो मेट्रोनॉम ऐप से आपको ये स्पीड सेट करना पता चल जाता है। मेल्स के लिए स्पीड होती है 96 बीट पर मिनट मेल के लिए, फीमेल्स के लिए बीट होती है 88 बीट्स पर मिनट, वो 88 बीट्स करेंगे। क्लियर है? सो दीज आर 2 टेस्ट जो हम लोग किसके लिए लेंगे, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देखने के लिए कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए 2 टेस्ट लिए जाते हैं। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि आपका मसल कितना वेट उठा सकता है, तो सबसे पहले तो ये टेस्ट हमें उन मसल्स पे लेने हैं जो बड़े मसल हैं हमारी बॉडी में। बड़ा मसल कौन सा है? जैसे चेस्ट, जैसे आपकी थाई, है ना, ये बड़े मसल्स हैं। क्योंकि बड़े मसल्स ही हैवी वेट ज़्यादा उठा सकते हैं। तो बड़े मसल्स पे ये टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि चेस्ट, तो चेस्ट के लिए बेंच प्रेस और थाई के लिए लेग प्रेस। इसमें एक एक्सरसाइज का नाम होता है 1 RM, 1 रेपिटेशन मैक्स, कि एक रेपिटेशन में मैक्सिमम वेट कितना उठा सकता है उसको बोलते हैं 1 RM। लेकिन 1 RM एक्सरसाइज कौन कर सकते हैं? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एडवांस लेवल ऑफ एथलीट्स, एडवांस लेवल ऑफ वेट लिफ्टिंग के जो लोग होते हैं वही ले सकते हैं। एक बिगनर को आप 1 RM करने को दोगे तो उसको इंजरी होने के चांस है, वो इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए इस टेस्ट के अंदर हम 1 RM की जगह लेते हैं एस्टिमेटेड RM, एस्टिमेटेड रेपिटेशन मैक्स। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो उनको बेंच प्रेस एक्सरसाइज सिखानी है। बेंच प्रेस के सिखाने के बाद हम उनको वेट देते हैं कि आप कितना वेट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यार वो बेंच प्रेस एक्सरसाइज की हुई है उन्होंने थोड़ी बहुत और हल्का फुल्का वेट ले लेते हैं, बट उन्होंने बहुत हैवी वेट नहीं किया। तो हल्का फुल्का कितना वेट लेते हैं? सर जी 10-10 kg मैं ले लेता हूँ, मतलब टोटल 10 kg इधर 10 kg इधर हो गए 20 kg। रॉड का वेट भी अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए 20 kg के आसपास रॉड का वेट है। तो कितना टोटल वेट हो गया? 60। अच्छा खासा वेट हो गया। 60 kg का वेट से बेंच प्रेस करते हैं। कितने रेपिटेशन? सर 10-12 रेपिटेशन कर लेते हैं। ओके, अब एज ए ट्रेनर आपको अपने क्लाइंट को इस टेस्ट में इतना वेट देना है, अपने आप जज करते हुए इतना वेट देना है कि वो 10 रेपिटेशन ना कर सके। 10 रेपिटेशन से पहले ही थक जाएं, उनको रखना पड़े। और इतना हैवी भी नहीं देना कि 2 रेपिटेशन या 3 रेपिटेशन भी ना कर पाए। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 3 रेपिटेशन से ज़्यादा कर लें, लेकिन 10 रेपिटेशन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया कि यार ये 10-10 kgs के साथ उस रॉड पे करते हैं, तो मैं कितना वेट ऐड करूं कि 10 से पहले रुक जाए। ठीक है, तो लेट अस से जी आपने 5-5 kgs और ऐड कर दिया, तो आपने 15 kg इधर 15 kg इधर डाल दिया। लो सर करके देखो। जैसे ही वो करना शुरू करते हैं, मान लीजिए ही वॉज फ्रेश, अच्छा एनर्जी थी और उन्होंने 10 रेप निकाल दिए। जैसे वो 10 रेप निकाल देते हैं तो आपको टेस्ट को रोक देना है, स्टॉप, और उनको 3 to 5 मिनट्स का रेस्ट देना है ताकि बॉडी पूरी रिकवर कर ले, बॉडी अच्छे से रिकवर कर ले, और आप दोबारा करोगे सेकेंड अटैम्प्ट। इस टेस्ट के अंदर मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स दी जाती है, तो आप उनको सेकेंड अटैम्प्ट के लिए रेडी करोगे। 3 से 4 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट के रेस्ट के बाद वो दोबारा आएंगे। अब आप दोबारा उनको वेट ऐड करोगे कि वो 10 रेपिटेशन ना कर सकें, तो आपने दोबारा 5-5 kg लेट से वेट ऐड कर दिया। अब आपने 5-5 kg दोबारा वेट ऐड किया। अब उन्होंने शुरू किया, अब उनको 2, 3, 4, 5 और ओके 6 पे रुक गए। 6 से ज़्यादा उनसे नहीं हुए। आपको सपोर्ट नहीं देना, इसमें सपोर्ट नहीं देते। जैसे अगर बाई चांस हो यहाँ पे और उनसे नहीं उठ रहा, तो आपने सपोर्ट देके रख दिया, तो वो वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो वाला रेपिटेशन काउंट नहीं होता जिसमें आप सपोर्ट दे देते हो। तो जो
रेपिटेशंस क्लीनली विदाउट सपोर्ट हो। तो समझ लीजिए उन्होंने 6 रेपिटेशन विदाउट सपोर्ट क्लीन कर लिए और उसके बाद स्टॉप कर दिया। तो अब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इस टेस्ट के अंदर रिजल्ट क्या नोट करना है, 6 रेपिटेशंस और कितना वेट था 20, 20, 40 और 20 कितना हो गया 60 kg। सर 60 kg वेट के साथ आपने टोटल 6 रेपिटेशन निकाले। इसको अगेन एक फॉर्मूले में डाला जाता है, रेपिटेशंस को और उसका जो जितना वेट उठाया उसको एक फॉर्मूले में डाला जाता है, जिससे कि हमें एस्टिमेट पता लग जाता है कि 1 RM क्या होगा। तो जैसे इन्होंने 60 kg से 6 रेप निकाले तो फॉर्मूले में डालेंगे तो हो सकता है उनका 1 RM आया 80 kg या 85 kg, कि अगर उनको एक निकालना है तो 80 या 85 kg में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में डाल के हम निकालते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एस्टिमेटेड, कि एक फॉर्मूले में डाल के निकाला जाए जिससे कि उनको इंजरी ना हो, क्लाइंट को इंजरी ना हो, क्लाइंट को हम बहुत हैवी वेट भी नहीं दे रहे और इंजरी से बचा रहे। सो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड RM। इसी तरीके से आपको लेग प्रेस में भी टेस्ट लेना है, और ये 2 बड़े मसल्स हैं, अपर बॉडी की चेस्ट, लोअर बॉडी की लेग्स, थाइज। ये 2 टेस्ट इसी तरीके से लिए जाते हैं। और फिर अगेन जितना उनका 1 RM आ गया, एस्टिमेटेड RM आ गया, उसको बॉडी वेट से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है उसको देखा जाता है आपका कि कितना बॉडी का स्ट्रेंथ है, बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, वो एक फॉर्मूले में देखा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरे तरह की टेस्ट की, विच इज मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट। मसल में कितना एंड्योरेंस है, मसल कितनी देर तक काम कर सकता है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट लिए जाते हैं, वन इज पुशअप टेस्ट, अनदर वन इज सिटअप टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसमें ज़्यादा रेपिटेशंस निकालनी है, अब मैक्सिमम कितनी रेपिटेशंस निकाल सकते हो। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर 2 मिनट का टाइम होता है, और 2 मिनट के अंदर आप कितने पुशअप्स निकाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 2 मिनट तक करते ही रहना है। अगर आप थक गए हो तो आपको रेस्टिंग पोजीशंस होती हैं, 2 रेस्टिंग पोजीशन होती है, उस रेस्ट पोजीशन में आप रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, पुशअप कौन से होते हैं, वाइड पुशअप नहीं होते, ये होते हैं आपके शोल्डर लेवल। आपको अपने शोल्डर लेवल पे हाथ रखना है, और आपके जो हाथ है दोनों ये बिल्कुल कमर के साथ, जब आप एक्सरसाइज करो तो साथ में आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो शोल्डर लेवल की सामने रख के कमर के साथ साथ आपका वर्कआउट होना चाहिए। सो शोल्डर लेवल पुशअप्स किए जाते हैं। इसका पुशअप्स का मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगा कि किस तरह के वो पुशअप्स होते हैं, कैसे होते हैं। 2 मिनट में आप कितने पुशअप्स करते हो वो काउंट होते हैं, चाहे उसमें आप रेस्ट लो ना लो, आपकी मर्जी है। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स वो आपका रिजल्ट होता है। मान लीजिए आपने 60 किए तो दैट इज 60 इज योर रिजल्ट, 70 के 70 आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही सिटअप्स की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन में आपको सिटअप्स करने होते हैं, और 2 मिनट में कितने सिटअप्स करते हो वो आपका रिजल्ट काउंट हो जाता है। रेस्ट दोनों में आपको जब भी चाहो ले सकते हो, और जितना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेमिना, जिसमें ज़्यादा स्टेमिना देर तक करेगा, जिसमें नहीं है वो थोड़ा रेस्ट ले लेके करेगा। सो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी इन्वॉल्व है, हैवी लेवल, अच्छी खासी लेवल की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। चौथा टेस्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, जैसे टो टच, नीचे बैठ के टोज को टच करना है, सिर को घुटने पे लगाना है। फिर जैसे आपका शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पीछे इस तरह से हाथ पकड़ना है, ठीक है, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट लिए जाते हैं कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और रेंज ऑफ मोशन कितना अच्छा है। तो जनरली इसके अंदर भी आपसे मार्क कर लेते हो कि सर अभी आपका हाथ जैसे नहीं, आप पीछे टच नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका मार्क आ गया, अभी टच नहीं कर रहे। 1 मंथ डेली आप एक्सरसाइज कराते हो, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराते हो, करते करते 1 महीने के बाद वो पकड़ पा रहे हैं पीछे से, तो इम्प्रूव हो गई। इस तरीके से ये टेस्ट सारे लिए जाते हैं। ये चारों टेस्ट लेने के बाद 5वां टेस्ट जो रह गया दैट इज़ बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब वो टेस्ट जो फॉर्मूलाज या सिर्फ कैलकुलेशन या मेजरमेंट्स वाले हैं, जैसे हार्ट रेट मेजरमेंट आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, ठीक है। बीपी का इंस्ट्रूमेंट आता है, हाथ में डाल के इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाता है। आपका वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट कितनी है, वेस्ट को कहाँ से नापा जाएगा, नेवल, जहाँ पे नेवल है आपकी वहाँ से वेस्ट को नापेंगे इंची टेप से, और हिप को जहाँ से मैक्सिमम पार्ट, हिप का जो मैक्सिमम पार्ट है उसको नापा जाएगा, ठीक है, ऊपर से या नीचे से नहीं, जहाँ पे मैक्सिमम आपको मिल जाए।
वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप, अगर आंसर 1 से कम है, पॉइंट्स में आ रहा है तो इट इज़ गुड, 1 है तो इट इज़ नॉट गुड, मतलब और 1 से ज़्यादा है तो दैट इज़ बैड। क्यों? जितना वेस्ट ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा है ना मोटापे का, तो वेस्ट हिप रेशियो में जितना आंसर पॉइंट्स के अंदर जाएगा उतना अच्छा रहता है। ऐसे ही एक और टेस्ट है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट मीटर में, आपको अपनी मीटर में हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में पता है, फॉर एग्जांपल आपकी 180 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितनी हो जाएगी 1.8 मीटर। अगर आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितनी होगी 1.78 मीटर। और उसको स्क्वायर कैसे किया जाता है? स्क्वायर का मतलब इंटू 2 नहीं होता, स्क्वायर का मतलब होता है 1.78 इंटू 1.78। ठीक है, तो आपके वेट को डिवाइड किससे करना है 1.78 इंटू 1.78। तो पहले 1.78 इंटू 1.78 करो, जो आंसर आया उससे आप अपने वेट को डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आता है वो आंसर अगर आपका 20 से 26 के बीच में है, ठीक है 20 to 26 के बीच में है, दैट इज़ गुड, कि आपका वेट रेंज अच्छा है। 26 से ऊपर जा रहा है 30 तक, दैट इज़ ओवरवेट, और 30 से ऊपर जा रहा है ओबीस। 20 से कम जा रहा है मतलब अंडरवेट, 18 से कम हो रहा है मैल न्यूट्रिशन, कि उसको खाने पीने को ठीक से मिल ही नहीं पा रहा, न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में। तो ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में लास्ट के पेजेस में दिए हुए हैं क्लियरली, ठीक है, उनकी मेजरमेंट सब कुछ क्लियरली दिया है, तो ये सारे हम बैठ के मेजरमेंट से निकाल लेते हैं। तो डे 1 आपको फिटनेस टेस्ट लेना चाहिए, और आपके फिटनेस टेस्ट लेने में पूरा एक दिन निकल जाता है, मतलब मीन्स एक दिन इन द सेंस कि 1 घंटे का सेशन आराम से आपका इसी में निकल जाता है। अगर आप किसी एक बंदे के सारे टेस्ट लोगे ना तो घंटा सवा घंटे का पूरा सेशन आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट डे आपने सेशंस में सारे टेस्ट लिए, ओके सर कल से आइए, कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है काम करने का किसी के साथ, उनके फिटनेस लेवल को जानने के बाद फिर उनके साथ आगे काम किया जाए। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, फिटनेस टेस्टिंग तक। स्टेज 1, 2 एंड 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक्स 4, 5, 6 कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये टेस्ट हमने प्रैक्टिकली भी किए हैं, आप में से कईयों के साथ प्रैक्टिकली किए हुए हैं ये टेस्ट, जिनके साथ नहीं किए जैसे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होंगे उसमें फिर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ओके गाइज, आई होप अब आप लोग को 2 काम जो बड़े इंपॉर्टेंट जिसको हमने आज डिस्कस किया है, तो आपको अपनी वीडियोस बनानी शुरू करनी है और कंटेंट निकालना शुरू करना है यूट्यूब से, कहीं से भी कंटेंट, कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, क्या चीज़ें मैं लोगों को बताऊँ। आपको लग रहा है यार ये चीज़ अच्छी इन्फॉर्मेटिव है, मेरे को अच्छी लगी तो मेरे क्लाइंट्स को भी अच्छी लगेगी, वो कंटेंट निकालो, कंटेंट सुनो, समझो, नोट डाउन करो, फिर उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाओ। उसी वीडियो को शेयर करने का फ़ायदा नहीं है, वो वीडियो शेयर करो तो लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अपनी वीडियोस पे बनाओ, अपने तरीके से कंटेंट बना लो, वीडियो नहीं बनानी, कंटेंट का तरीके से कंटेंट बना लो कि यार ये डाइट है, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे है। अपने क्लाइंट्स को पहले बताना शुरू करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, अपने क्लाइंट्स को देना शुरू करो। वहाँ से जब फॉलोइंग बढ़ेगी तब आप उनको बता सकते हो सर मेरे पास शेड्यूल है, पूरा एक ट्रेनिंग शेड्यूल 2 महीने 3 महीने का, ये चार्जेस है। आप ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन मिल जाएगा, आप जिम में आना चाहो जिम में ले लो मेरे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मार्केट से अलग हट के चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू बनेगी। जो सब लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं जिम के अंदर वही आप करा रहे हो, तो कुछ अलग हट के नहीं है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अलग से हट के। उनके फिटनेस पे अलग से काम करो, हेल्थ पे, ठीक है। सो आई होप आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीटी क्लाइंट्स बनाओ, ऑनलाइन क्लाइंट्स बनाना शुरू करो, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी शुरू करो। और किसी को कोई डाउट या कभी कोई हेल्प कुछ भी चाहिए तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, और जो भी उसमें बेस्ट हो सकता होगा वील सजेस्ट कैसे करना है।